जय हिंद। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस अर्थात यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे और 2 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल की यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची है? नीरज, नीरद, नीरधे या फिर नीरजा। तो भाई बादल जो होता है वो नीर देने वाला होता है, तो जो देने वाला है उसके लिए हम द प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो नीर के अंदर जन्म लेता है उसके लिए ज प्रत्यय लेते हैं, और जो नीर को धारण करता है वो नीरद होता है। अर्थात पानी देने वाला बादल, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरद। और नीरजा नीरज का ही स्त्रीलिंग रूप है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है कि वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष या फिर सघोष। तो भाई वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यहां पूछा है वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा महाप्राण होते हैं, जबकि वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण, पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, 5वां सघोष या घोष वर्ण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा महाप्राण वर्ण। और महाप्राण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु प्रवाहित होती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। तो माता स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है, क्योंकि इसका अंत बड़े आ पर हो रहा है। तो स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों को ऐ लगा करके या ये लगा करके बहुवचन बनाते हैं। तो माता का बहुवचन माताएं होगा, यानी कि एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि लड़का आकारांत है किंतु पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए पुल्लिंग आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाते समय आकारांत के स्थान पर एकारांत में परिवर्तित करते हैं। अर्थात लड़का का बहुवचन होगा लड़के। किताब अकारांत है, क्योंकि इसका अंत आ पर हो रहा है, तो इसका बहुवचन बनाते समय यह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि किताब का हो जाएगा किताबें। लेकिन जो प्राण है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यदि हम चाहें तो वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, अर्थात प्राण निकलते हैं। तो प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला अर्थात चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ध्वनि नवीन विकसित ध्वनि मानी जाती है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या फिर अंत्यस्थ व्यंजन। तो नवीन विकसित ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो अपभ्रंश भाषा में नहीं थीं और हिंदी में हैं। तो वे ध्वनियां जिनमें हिंदी और उर्दू के अर्थात 2 भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, उन्हें नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। अर्थात जो पढ़ाई और सड़क में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें द्विगुण, स्पष्ट,
ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से नीचे आती है, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से समष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, व्यष्टि या फिर असमष्टि। तो समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि, विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य और अशिष्ट का विलोम होगा शिष्ट। जबकि ये तो भ्रम पैदा करने के लिए, अर्थात व्यष्टि नहीं होगा तो हम असमष्टि कह देंगे, हालांकि समष्टि का विलोम व्यष्टि ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मुंशी प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया या किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय, आजकल, दिनमान या फिर हंस। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया और इसके प्रधान या उत्कृष्ट कोटि के संपादक रहे। यदि ज्ञानोदय की बात की जाए कि ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन कन्हैयालाल मिश्र ने किया। हालांकि कालांतर में, अर्थात ज्ञानोदय पत्रिका 1955 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई और कालांतर में यानी कि समकालीन समय में 1980 के बाद में नया ज्ञानोदय नाम से एक मासिक पत्रिका कलकत्ता से निकाली गई, दिल्ली से निकाली गई रविंद्र कालिया जी के द्वारा। अगर एग्जाम में ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक पूछे जाएं तो कन्हैयालाल मिश्र, और यदि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक पूछे जाएं तो रविंद्र कालिया जी। आजकल पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष जी थे, जबकि वर्तमान संपादक राकेश रेणु हैं और दिनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय जी थे। तो आपको चारों ही पत्रिकाओं के संपादक पता चल गए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका का किया था तो हमारा उत्तर था हंस, लेकिन ज्ञानोदय पत्रिका के कन्हैयालाल मिश्र, आजकल पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष और दिनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है वीरगति पाना। यह गाना शब्द नहीं होगा, वीरगति पाना के लिए उपयुक्त मुहावरा। अंक भरना, आंखों का तारा होना, खेत रहना या फिर कोई नहीं। तो वीरगति पाना होता है खेत रहना, अंक भरना होता है गले लगाना और आंखों का तारा होता है बहुत अधिक प्रिय होना। आला खंड में एक पंक्ति आती है जो कि महोबा के आसपास के क्षेत्र में गाई जाती है। जो वीर पुरुष हैं उनके लिए क्षत्रिय शब्द के लिए हालांकि वहाँ पर प्रयुक्त की गई है, वहाँ खेत रहना शब्द का प्रयोग आता है कि जो मर जाइए खटियन में कौआ गिद्ध न खइए मांस, और जो मर जाए रण खेतन में तुमरो नाम अमर हो जाए। रण खेतन यानी कि रण भूमि में, तो वीरगति कहाँ मिलती है? हमें रण भूमि में ही प्राप्त होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और हमारी भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो भाषाई राज्य बना वो था हमारा आंध्र प्रदेश, या जिसे हम आंध्रा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण,
वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण? तो भाई पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण, दूसरा चौथा वर्ण होता है महाप्राण, पहला दूसरा वर्ण होता है अघोष जो कि हमारा प्रश्न भी पूछ रहा है, और तीसरा चौथा वर्ण होता है सघोष या जिसे हम कहते हैं घोषत्व वर्ण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पंख, ताना, पवन या फिर पकवान? तो भाई तत्सम शब्द है पवन, और पंख तो पक्षियों के होते ही हैं जिसे हम पर भी कहते हैं, और ताना होता है उपालंब या उल्हाने देना, और पकवान तो आप जानते ही हैं जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार काल के नाम से रीतकाल को किसने संबोधित किया? अर्थात रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो भाई रीतकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था रीतकाल की विशेषताएं बताते हुए कि यदि इन विशेषताओं के आधार पर कोई चाहे तो इसे रीतकाल कह सकता है, लेकिन रीतकाल के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि बात की जाए तो 1965 में देना प्रारंभ किया, जो कि सबसे पहले जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा में मिला, लेकिन हिंदी में पहला पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में चिदंबरा कृति पर मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? मित्रों मरजानी, गोदान, मैला आंचल या फिर कोई नहीं? आंचलिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखा गया पहला उपन्यास मित्रों मैला आंचल है, जबकि मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का पंजाबी संस्कृति पर लिखा गया उपन्यास है, और गोदान मुंशी प्रेमचंद का किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है या कहा जाता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जीवनों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो भाई सर्वनाम के भेद होते हैं 6, यानी विकल्प सी। यदि नामों की बात की जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और हमारा अंत में रह गया निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? तो भाई अनुभावों की संख्या तो 4 होती है, जो कि आहार्य, कायिक और वाचिक और सात्विक अनुभाव के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है सात्विक अनुभावों की संख्या। तो सात्विक अनुभावों की संख्या होती है 8। संचारी भावों की संख्या होती है 33। स्थायी भावों की संख्या होती है 9 और अनुभावों की संख्या होती है 4। तो सात्विक अनुभाव 8, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। जिसका जन्म बाद में
हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अग्रज, अनुज, अग्रणी या फिर अग्र। अग्रज होता है जिसका जन्म पहले अर्थात अग्र में हुआ हो, पूर्व में हुआ हो। लेकिन जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज होता है। जो आगे चले उसे अग्रणी कहते हैं और जो आगे हो उसे अग्र कहा जाता है। अर्थात प्रश्न नंबर 16 का उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, श्रृंगार रस में किस गुण की प्रधानता होती है? माधुर्य, ओज या फिर प्रसाद। गुण तीन ही प्रकार के होते हैं काव्य गुण, मुख्य रूप से माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो श्रृंगार रस में, हास्य रस में, करुण रस में माधुर्य रस की प्रधानता होती है, जबकि रौद्र और वीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है और भक्ति और शांत रस में प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। लेकिन यदि भक्ति माधुर्य भाव की है, अर्थात मीराबाई की भक्ति की बात करें या सूरदास के सख्य भक्ति की बात करें तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। लेकिन यदि भक्ति दास्य भाव की है या शांत रस जहाँ पर है वहाँ प्रसाद गुण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 18, अदरक का तत्सम रूप क्या है? तो भाई अदरक का तत्सम रूप अदरक नहीं होता, आद्रक भी नहीं होता, लेकिन आर्द्रक जरूर होता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अनुस्वार से लिखा जा सकता है? दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण। तो अभी मैंने आपको बताया जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क्योंकि 5 वर्गों में बांटे जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है, तो जो अनुस्वार से लिखा जा रहा है अर्थात बिंदी से लिखा जाता है वह वर्ण होता है 5वां। यदि वर्ग का 5वां वर्ण आधा है, अपने मूल रूप में है, तब उसे हम अनुस्वार से इंगित कर सकते हैं और ऐसा सुझाव सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा आसमान का पर्यायवाची है? रसाल, अंबर, विपिन या फिर सदन। तो भाई आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर। हालांकि अंबर अनेकार्थी शब्द है, अर्थात अंबर का एक अर्थ आसमान है तो एक अर्थ वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ इसका पर्यायवाची अंबर ही होगा, जबकि रसाल आम का पर्यायवाची है, विपिन जंगल का पर्यायवाची है और सदन घर का पर्यायवाची है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किसने रोमन लिपि, हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया? काका कालेलकर जी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने या आचार्य नरेंद्र देव जी ने? तो भाई आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव नहीं दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, मैंने आपको अभी बताया, पंचम अक्षर को लिखने का सुझाव दिया। काका कालेलकर ने भी लिपि सुधार के क्षेत्र में कई सुझाव दिए जिसमें से कुछ माने गए और कुछ नहीं माने गए, लेकिन सुनीत कुमार चटर्जी जी ने कहा कि भाई हिंदी को रोमन लिपि में लिखना प्रारंभ किया जाए। अर्थात अगर मुझे लिखना है कि राम जाता है तो मैं किस प्रकार लिखूं? मैं लिखूं राम जाता है, क्योंकि मुझे किस में लिखना है? रोमन लिपि में। इस तरह का सुझाव किसने दिया? इस तरह का सुझाव दिया सुनीत कुमार चटर्जी ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, किस विद्वान ने
संयुक्त सर्वनाम नाम से सर्वनाम के भेद का उल्लेख किया। भाई जब भी आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आपका उत्तर होगा 6। अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लेकिन डॉक्टर दीमसिट्स, बिल्कुल विकल्प तीसरा, डॉक्टर दीमसिट्स ने कहा कि जब भी हम किसी सर्वनाम शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग करते हैं या दो भिन्न भिन्न सर्वनामों का प्रयोग एक साथ कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में उसे संयुक्त सर्वनाम कहना उचित होगा। जैसे मैंने कहा कुछ हो गया है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हो गया है, तब यह मेरा संयुक्त सर्वनाम होगा। या कोई ना कोई तो आया है, तो इस तरह के विकल्पों में, यानी जहां हम एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग बार बार कर लें, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। और ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा डॉक्टर दीमसिट्स ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि यदि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति का कोई बोध नहीं होता, तब वहां भूतकाल का कौन सा भेद होता है? तो भाई कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, अर्थात रहा था, रही थी, रहे थे, जिसे हम अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस, उसी को हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। और इसके अन्य नाम हैं तात्कालिक भूतकाल, निरंतर भूतकाल इत्यादि। आसन्न भूतकाल वहां होता है जब कोई काम जस्ट अभी समाप्त किया होता है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, वह अभी गया, तो वहां होगा आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल जहां ता था, ती थी, ते थे। संदिग्ध भूतकाल जहां कार्य के होने में संदिग्धता हो कि ये कार्य, अमुक कार्य भूतकाल में हुआ भी है अथवा नहीं, वहां होगा संदिग्ध भूतकाल। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर होगा अपूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो भाई जो मिश्र बंधु थे वो 3 भाई थे जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो खोज की गई हिंदी साहित्य की, उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया। हालांकि एक ही मिश्र बंधु ने दिया। बाद में उस खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्र बंधुओं ने मिलकर, अर्थात तीनों भाइयों ने मिलकर के एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसे मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। तो मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। फिर कौन नहीं थे? नहीं थे कृष्ण बिहारी। अब ये कृष्ण बिहारी, बिहारी जी रीतकाल के जो बिहारी जी हैं उनके पुत्र हैं। जबकि मिश्र बंधुओं में गणेश, सुखदेव, सुखदेव शब्द नहीं है, सुखदेव है, सुखदेव। इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं GSS, गणेश, सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, कुछ हो रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो भाई जो क्रिया हो रही है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो अनिश्चितता का बोध हुआ। और जहां अनिश्चितता का बोध होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां निकटता या दूरी का बोध होता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां प्रश्न का बोध होता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहां एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाए या संबंध का बोध हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ हो रहा है, अनिश्चयवाचक। यह किताब है, दूरी का बोध करा दिया, निश्चयवाचक। वहां कौन आया है, प्रश्नवाचक। जो आया है वो जाएगा, संबंधवाचक। या यह मेरी पुस्तक है, संबंधवाचक। तो
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26, और प्रश्न है कि मोहन पढ़ता है वाक्य का रूपांतरण तात्कालिक वर्तमान काल में कीजिए। तो तात्कालिक में करना हो, अपूर्ण में करना हो, सतत में करना हो या निरंतर में करना हो, क्योंकि ये चारों एक ही वर्तमान काल के भेद के नाम हैं। और कहाँ होता है? जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। तो भाई मोहन पढ़ता है तो मोहन पढ़ रहा है। तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है मोहन पढ़ता होगा। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है क्योंकि पढ़ता, पढ़ने की क्रिया तो वर्तमान में हो रही है, लेकिन हो रही है या नहीं इस पर संदेह है। मोहन पढ़ रहा था तात्कालिक भूतकाल है और मोहन पढ़ चुका है पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है वह चम्मच से खाता है, खाना खाता है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई जो चम्मच है वो साधन के रूप में काम कर रही है और जहां साधन के रूप में से आ जाए वहां होता है करण कारक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो भाई मनु शब्द में हमने आ प्रत्यय जोड़ा, यड़ संधि हुई, शब्द बना मानव, और मानव शब्द वंश का बोध करा रहा है। जैसे पांडव शब्द, पांडव का हमने पांडु में जोड़ा तो पांडव बना, रघुवीर में रघु में जोड़ा तो रघु राघव बना। यानी कि आ प्रत्यय के जुड़ने से जो कुल का बोध करा रहा है वही क्या है? वही हमारा प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ना कि वा, ना ही नव और ना ही अब, बल्कि प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है हमारा आ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? भाई कुंडलिया छंद वो छंद है जो विषम मात्रिक छंद कहलाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग छंदों से मिलकर बनता है। और इसको कुंडलिया इसलिए कहते हैं कि जब सांप कुंडली मारकर बैठता है तो जहां से उसकी पूंछ प्रारंभ होती है वहीं वो अपने फन को भी रख लेता है। कुंडलिया छंद भी जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द पर जाकर समाप्त होता है, इसीलिए इसे कुंडलिया कहते हैं। और कुंडलिया छंद की पहली दो पंक्तियां दोहे की होती हैं और अंत की 4 पंक्तियां रोला की होती हैं, इसीलिए यह छंद दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ना कि रोला और दोहा से। यह नियम है कि पहले 2 पंक्तियां दोहे की होंगी और बाद में जो पंक्तियां होंगी वो रोला की होंगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है निम्नांकित में से चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू क्योंकि पुल्लिंग है और क्योंकि आकारांत नहीं है, इसीलिए यह बहुवचन में परिवर्तित नहीं होगा। पुल्लिंग शब्द केवल जो आकारांत होते हैं वे परिवर्तित होके एकारांत बदलते हैं। जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, चश्मा चश्मे, घड़ा घड़े, क्योंकि वे कैसे हैं? वे आकारांत हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात आकारांत शब्दों के अतिरिक्त यदि किसी शब्द का बहुवचन बनवाया जाए अर्थात विभक्ति रहित की बात आए तो बहुवचन में वे शब्द पुल्लिंग शब्द परिवर्तित नहीं होते। और चाकू कैसा है? चाकू तो उकारांत है, तो चाकू का बहुवचन क्या हो जाएगा? चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। जब इस चाकू को हम विभक्ति चिन्ह के साथ वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है चाकू हो जाए, लेकिन यहाँ शब्द विशेष की बात हो रही है, अर्थात हम वचन के विभक्ति रहित वाले नियमों के आधार पर आंसर उत्तर चुनेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? अर्थात वो शब्द जो भाषण की विशेषता बताए। विशेषण कौन होता है? जो विशेषता बताए। तो कड़कड़ाती भाषण,
तो भाई कड़कड़ाती तो ठंड होती है। ओजस्वी भाषण, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी भाषण जो आपके अंदर ओज पैदा कर दे, उत्साह पैदा कर दे, वही क्या होती है, ओजस्वी भाषण होती है, न तेज और न ही तेजस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छंद में वर्णों की संख्या 11 होती है? बसंत तिलका, तोटक, सवैया या इंद्रवज्रा। चारों ही विकल्प हमारे वर्णिक वृत्त छंद से हैं, अर्थात वर्णों की गणना की ही जाएगी, साथ में मात्राओं की गणना करके गण भी बनाए जाएंगे। बसंत तिलका में वर्णों की संख्या 14 होती है, तोटक में 12 होती है, सवैया में 32 से लेकर के 36 होती है। अब बच क्या गया, इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा, डी। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रव, निधन रव, निधन रव या फिर निधन रव। नीरव का संधि विच्छेद होगा निधन रव, क्योंकि यदि विसर्ग से पूर्व ए या फिर ओ हो तो विसर्ग के बाद और रा हो तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग हट जाएगा और जो ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगी और जो ऊ है वो बड़े ऊ में बदल जाएगा, अर्थात निधन रव नीरव। इसी भांति निधन रोग निरोग अगर वर्तनी में पूछा जाए तो शुद्ध शब्द होता है निरोग। भले ही हम उच्चारण में अधिकांशतः निरोग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द निरोग ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो भले ही हम बोलने में कह दें द्वारिका या द्वारिकापति, लेकिन शुद्ध शब्द होता है द्वारका, और इसी द्वारका को हम लिख सकते हैं द्वारिका, ना कि द्वारिका। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है? भाई जो पहले नंबर पर लगा है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरे बी विकल्प बी को कहते हैं पूर्ण विराम, जो कि हमारे हिंदी का चिन्ह है, जबकि योजक चिन्ह होता है हमारा विकल्प सी। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, विकल्प सी। और जो बाद में लगा हुआ है इसको कहते हैं समतुल्य या समता सूचक, समानता सूचक चिन्ह। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से गणनावाचक विशेषण के उदाहरण को चुनिए। दोनों, दूसरा, दो या फिर दो गुना। तो वे विशेषण शब्द जिनसे गणना का बोध हो और गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो जिनसे पूरी गणना, पूरी संख्या या पूरी काउंटिंग का बोध हो वे पूर्णांक, और जिनसे आधी गणना या आधी काउंटिंग का बोध हो वे अपूर्णांक। तो दोनों से समुदाय का बोध हो रहा है, दूसरे से क्रम का बोध हो रहा है, दुगने से आवृत्ति का बोध हो रहा है, लेकिन सिर्फ दो से गणना का बोध हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो या कल्पना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो भाई जहां उपमेय में उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए वहां होता है उपमा अलंकार।
जहां उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो अर्थात उपमेय उपमान को बराबर बता दिया जाए वहां होता है रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए और उस भ्रम के कारण प्रतिक्रिया भी संपन्न हो जाए वहां होता है भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं क्योंकि यूपी पुलिस है और वहां 38 प्रश्न ही हिंदी के आप सॉल्व करेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मोहन, कृष्णा, मनुष्य या फिर गंगा। मोहन, कृष्णा, गंगा व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं लेकिन मनुष्य संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो मनुष्य शब्द ही हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। आज के इस टेस्ट सीरीज में हमारे प्रश्न समाप्त हुए। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से उसको बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने व्याख्यात्मक हल किया है, वहाँ यही पीडीएफ मैंने आपको आंसर सहित दी है, तो आप उसे सॉल्व करें, बाद में आंसर टैली करें, और भी एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।